हेलो क्लास 10। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सिविक्स के चैप्टर 1 को, और हमारे चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। और इससे पहले के क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़े हैं कि डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में, जैसे लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशियरी हो गया, और इसका क्या इंपैक्ट है। इसका इंपैक्ट यही है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में काफ़ी मदद करता है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या हुआ, विकेंद्रीकरण, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं और उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं। इससे मोनोपोली खत्म होता है कि कोई एक ऑर्गन का मोनोपोली हुआ या वो डिक्टेटर की तरफ बिहेव कर रहा है, आप इसको एड्रेस करने का कोशिश करते हैं इस समस्या को। वहीं पावर शेयरिंग में हम लोग क्या देखेंगे, पावर शेयरिंग में हम लोग उसी चीज़ को देखेंगे लेकिन थोड़े दूसरे अंदाज में देखेंगे कि किस प्रकार से मेजॉरिटी और माइनॉरिटी जो ग्रुप्स होते हैं किसी भी कंट्री में अगर डिसाइड कर रहे हैं तो उनके बीच में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया जाता है, और अगर नहीं किया जाता है तो क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और उससे पहले वो 3 काम जरूर कर लें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का। तो पावर शेयरिंग में हम लोग 2 बेहतरीन एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एक श्रीलंका का और एक बेल्जियम का, और देखेंगे कि किस प्रकार से बेल्जियम अच्छे ढंग से इस काम को कर पा रहा है और श्रीलंका इस काम को करने में विफल हो जा रहा है। पावर शेयरिंग क्या है, कितने टाइप्स हैं, और इन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें अच्छे से समझने वाले हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहला उदाहरण हम लोग पढ़ेंगे बेल्जियम का। तो हम लोग इसमें नोट्स के जरिए पढ़ेंगे, हैंड रिटन नोट्स के जरिए, और इसका आप यूज क्वेश्चन आंसर करने में भी कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन निकल रहा है, और चैप्टर के लास्ट में जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं इस चैप्टर से वो सारे आपको दिखाया जाएगा और सारा का आंसर आप कर पाएंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं बेल्जियम का, कि बेल्जियम के बारे में बता रहा है कि बेल्जियम कहाँ लोकेटेड है। तो आप जानते हैं यूरोप में लोकेटेड है। यूरोप एक अच्छा कंटिनेंट है, डेवलप्ड है। और वहीं इसकी आबादी कितनी है, तो लगभग 1 करोड़ के करीब है। और इसकी इथनिक कंपोजिशन को हम लोग देखते हैं। इथनिक कंपोजिशन का मतलब जातीय रचना, जो अलग अलग समुदाय के लोग रह रहे हैं, तो वो क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि 59% पॉपुलेशन जो है बेल्जियम का वो फ्लेमिश रीजन में रहता है। और ये कौन सी भाषा बोलते हैं, तो डच लैंग्वेज बोलते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ से MCQ आपसे पूछा जाएगा। वहीं 40% जो पॉपुलेशन है यहाँ का वो वैलोनिया रीजन में रह रहा है और वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। याद रहना चाहिए ये फैक्ट, एकदम ध्यान से रख लो। और 1% जो पॉपुलेशन है वो जर्मन भाषा को बोलती है। तो ये इतनी कंपोजिशन हो गया। अब यहाँ के कैपिटल का थोड़ा सा डिफरेंट सीन है। क्या डिफरेंट सीन है, तो 80% जो पॉपुलेशन है वो फ्रेंच लैंग्वेज को स्पीक करती है, वहीं जो 20% पॉपुलेशन है वो डच लैंग्वेज को यूज करते हैं। तो ये तो हो गया इसका इतनी कंपोजिशन। आप देख रहे हैं ये तो ब्रुसेल्स जो वहाँ की राजधानी है वहाँ के बारे में बता रहा है। अब मुद्दा क्या है यहाँ पर, तो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं पावर शेयरिंग। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कन्फ्लिक्ट का कारण क्या है बेल्जियम में। आप देख रहे हैं इतना प्रकार का डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल रहा है भाषा के आधार पर। तो कन्फ्लिक्ट कैसे हो रहा है, किस टाइप से हो रहा है, क्या कारण है, तो वही हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर कारण क्या है वो बताया गया है कि रीजन ऑफ कन्फ्लिक्ट इन बेल्जियम। बेल्जियम में कन्फ्लिक्ट, विवाद होने का कारण क्या है, तो जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो काफ़ी अमीर और पावरफुल है, शक्तिशाली है। और इसी के कारण जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी होते हैं वो गुस्सा होते हैं कि सारा बेनिफिट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है, एजुकेशन का है, ये सब उनको मिल रहा है, हमको क्यों नहीं मिल रहा है। और इसी के कारण जो पीरियड आता है 1950 से 1960 के बीच का, इसमें ये कन्फ्लिक्ट ज़्यादा एक्यूट हो जा रहा है। ठीक है, ज़्यादा गहरा हो जा रहा है। कहाँ पे हो जा रहा है, खासकर कैपिटल ब्रुसेल्स में हो जा रहा है। अब कन्फ्लिक्ट तो हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया तो आप 2 ही काम कर सकते हैं, या तो कन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ा सकते हो या कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करोगे। तो बेल्जियम के लोग बुद्धिजीवी थे, वो लोग कन्फ्लिक्ट को गौर करते हैं, पहले उसको समझते हैं, फिर उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो वही अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एकोमोडेशन इन बेल्जियम, कि बेल्जियम किस प्रकार से इस डिस्प्यूट को एड्रेस करता है। तो आप देखेंगे कि बेल्जियम के जो लीडर्स थे, जो भी बेल्जियन लीडर्स थे, वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं, इसको पहचानते हैं और फिर एक्सेप्ट करते हैं। केवल पहचानते नहीं हैं, केवल देखते नहीं हैं, उसको एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ भाई ये कमी है। और इस रीजनल डिफरेंस को या कल्चरल डाइवर्सिटी को वो लोग स्वीकारते हैं कि हमारे बीच रीजनल डिफरेंसेस हैं, कल्चरल डाइवर्सिटीज है। और आप देखेंगे कि 1970s एंड 1993 के बीच जो लीडर्स होते हैं वो अमेंड करते हैं, अमेंडेड मतलब संशोधन करते हैं, सुधार करते हैं। क्या चीज़ में सुधार करते हैं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं। कितनी बार करते हैं, तो 4 बार करते हैं। और केम अप विथ न्यू मॉडल, अब नए संविधान के साथ आते हैं, मीन्स संविधान में परिवर्तन करके आते हैं। अब क्या क्या परिवर्तन करते हैं यही परीक्षा में पूछेगा आपसे, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि सम की एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल। बेल्जियन मॉडल का जो प्रमुख बिंदु सब है क्या है, तो पहला बिंदु कह रहा है द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी डच और फ्रेंच स्पीकिंग बोलने वाले जो मंत्री होंगे वो इक्वल होंगे, माने यहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन के प्रावधान किया गया है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन, सबको प्रतिनिधित्व समान मिलेगा, चाहे वो फ्रेंच बोलने वाला हो, डच बोलने वाला हो। जो सेकंड बिंदु है वो क्या है,
द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ऐसा नहीं बनाएगा कि राज्य सरकार छोटे क्षेत्र पर है तो वो छोटा होगा, सबको समान रखने का प्रयास किया गया है। मोस्टली जो वेलफेयर से रिलेटेड इशूज हैं उस पर। अब एज मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन गिवन, अब सारा पावर नहीं दिया गया है, लेकिन जो भी लोगों के भलाई से, लोगों के हित से, लोगों के पहचान से जुड़ा हुआ चीज़ है उन सबको आपस में शेयर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो ये दूसरा प्रमुख बिंदु है। तीसरा प्रमुख बिंदु आप क्या देखते हैं, नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। माने कोई भी एक कम्युनिटी जैसे फ्रेंच है या डच स्पीकिंग है, एक बगा हो करके, एक तरफा हो करके कोई फैसला नहीं ले सकता है। और जो स्पेशल लॉज होंगे, खास कानून होंगे जो लोगों के हित से, ज़्यादातर लोगों के हित से जुड़े होंगे, उसमें मेजॉरिटी जो मेंबर्स होंगे दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप के या हर लिंग्विस्टिक ग्रुप के, उनका सहमति चाहिए होगा। ठीक है, ये नहीं कि एक ग्रुप बोल दिया कि हाँ ये कानून पास होना चाहिए तो पास हो जाएगा। फ्रेंच वाला भी, डच वाला भी, जर्मन वाला भी, तीनों का सहमति चाहिए, तीनों से प्रतिनिधि जाएंगे और एक स्पेशल लॉ के केस में तीनों अपना सहमति देंगे तभी वो कानून पास होगा। तो इस प्रकार से वे लोग एकोमोडेट करने का कोशिश कर रहे हैं जो भी समस्या है। आगे हम लोग क्या देखते हैं, जो नेक्स्ट बिंदु है कि देयर इज ऑल्सो कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट का भी प्रावधान किया गया है। जैसे आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ हिली जो रीजन्स है, हिली रीजन्स वगैरह में या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आप देखेंगे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट होता है, कि उनका खास एक पहचान है, उस पहचान को डिस्टर्ब नहीं करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए छोटे स्तर पर कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया जाता है ताकि स्थानीय समस्याओं को, है ना, उनके अपने पहचान को कोई भी डिस्टर्बेंस न मिले। तो वही कम्युनिटी गवर्नमेंट का यहाँ पर सहायता लिया जा रहा है। और क्या कि इसमें इसको क्या पावर दिया जा रहा है, तो कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़ पर इनको डिसीजन लेने का, पॉलिसी बनाने का अधिकार दिया जा रहा है कम्युनिटी गवर्नमेंट को। तो बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट का भी फॉर्मेशन किया जा रहा है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी। आगे क्या देखेंगे कि ब्रुसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब ब्रुसेल्स चूँकि इसका इथनिक कंपोजिशन काफ़ी डिफरेंट ढंग का था, इसलिए यहाँ पर अलग ढंग का गवर्नमेंट बनाया जा रहा है जिसमें दोनों कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। ये नहीं कि एक मेजॉरिटी ग्रुप है तो उसी का बोलबाला रहेगा, जो माइनॉरिटी ग्रुप है उसको भी स्थान दिया जा रहा है। क्योंकि पूरे देश में आप देख रहे हैं कि खास ग्रुप का संख्या ज़्यादा है, लेकिन वहाँ भी पूरे देश में भी जो कम संख्या में जो ग्रुप है उसको भी एकोमोडेट करने का प्रयास किया जा रहा है। अब ब्रुसेल के बारे में एक अनोखा चीज़ क्या है, ये हेड क्वार्टर है यूरोपियन यूनियन का। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा यूरोपियन यूनियन क्या है, तो यूरोप के कंट्रीज आपस में मिलकर एक संगठन बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, उसी को यूरोपियन यूनियन बोलते हैं। तो ये यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ऑफिस कहाँ पे है, मेन ऑफिस तो ब्रुसेल्स में है। तो अभी तक हम लोग बेल्जियम के केस को समझ लिए हैं, और बेल्जियम के केस को समझने के बाद अब हम लोग श्रीलंका को देखेंगे। बेल्जियम के केस में आप क्या देखें कि बहुत खूबसूरत तरीके से जो बेल्जियम के लोग हैं, वहाँ के लीडर्स हैं, वो अपने कन्फ्लिक्ट को एड्रेस करने का काम करते हैं। लेकिन श्रीलंका के बारे में आप क्या देखते हैं कि श्रीलंका इंडिपेंडेंट होता है 1948 में, और ये एक आइलैंड नेशन है जो कि इंडिया के साउथ में लोकेटेड है। इस प्रकार से इंडिया है और यहाँ पर आप श्रीलंका को देखते हैं। तो इसकी आबादी कितनी है, तो लगभग 2 करोड़ है। अब यहाँ के इथनिक कंपोजिशन को देखें, सोशल ग्रुप्स को देखें, तो 74% जो पीपल हैं वो सिन्हाला स्पीकर्स हैं, सिन्हाला भाषा को बोलते हैं, और ये ज़्यादातर बुद्धिस्ट हैं। वहीं 18% जो लोग हैं वो तमिल स्पीकर्स हैं, तमिल भाषा बोलते हैं, और ये ज़्यादातर हिंदू और मुस्लिम हैं। अब तमिल स्पीकर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है किस प्रकार से कि 13% जो तमिल स्पीकिंग लोग हैं वो श्रीलंकन तमिल नेटिव्स हैं, मतलब यहीं के बासिंदा हैं। वहीं जो 5% है वो इंडियन तमिल्स हैं। और ये कैसे वहाँ चले गए, तो कॉलोनियल पीरियड के दौरान जब अंग्रेज़ यहाँ पर थे तो प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में इनको यहाँ से फोर्सफुली या बहला फुसला करके ले जाया गया। अब ध्यान देने वाला बात यह है कि 7% तमिल और सिन्हाला दोनों स्पीकिंग पीपल जो है वो क्रिश्चियंस हैं। तो ये इथनिक कंपोजिशन है। आप देख रहे हैं यहाँ भी डिफरेंसेस तो है। अब डिफरेंसेस है तो इसको किस प्रकार से ये टैकल करते हैं, किस प्रकार से देखते हैं, तो यहाँ पर ये गलत तरीके से देख लेते हैं। अब क्या, तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, एक क्वेश्चन आता है, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। ये मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है, बहुसंख्यकवाद। और बहुसंख्यक मतलब नाम से ही स्पष्ट है कि जिसका संख्या ज़्यादा हो। तो ये बहुसंख्यकवाद क्या है, तो एक धारणा है, एक बिलीव है, जिसमें मेजोरिटी कम्युनिटी जो होता है, जो ज़्यादा संख्या में रहने वाले जो समुदाय है, वो क्या करता है, वो देश को इस ढंग से शासन करना चाहता है जिस तरीके से वो चाहे। और इस क्रम में वो क्या करता है कि माइनॉरिटी ग्रुप के विशेष को, उनके नीड्स को दबा देता है, ध्यान नहीं देता है। तो श्रीलंका में आप देखेंगे कि ऐसा क्या क्या स्टेप्स लिया गया, ऐसा क्या क्या मेजोरिटेरियन पॉलिसी लिया गया जो सिन्हाला के सुपरमेसी को इस्टेब्लिश करता है, मीन्स सिन्हाला को प्रमुख बनाता है और तमिल को डाउन फील कराता है, इन्फीरियर फील कराता है। ऐसा क्या क्या स्टेप्स लिए गए, किसके द्वारा, सिन्हाला गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि सिन्हाला के ही द्वारा बनाया गया है। या इसका एक और रूप हो सकता है कि
कारण क्या था कन्फ्लिक्ट का श्रीलंका में। तो यही क्वेश्चन है जो आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ऐसे क्या स्टेप्स मेजोरिटेरियन पॉलिसी लिए गए श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा जो सिन्हाला को की सुपरमेसी को एस्टेब्लिश करता है श्रीलंका में। या इसको घुमा के अगर पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि श्रीलंका में कन्फ्लिक्ट का रीजन क्या था। तो आप आंसर क्या देंगे? तो पहला पॉइंट आप ये बताएंगे कि सिन्हाला हैज रिकॉग्नाइज्ड मीन्स सिन्हाला वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बाय 1956 एक्ट। मीन्स 1956 का एक कानून बनाया गया जिसके तहत सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट ऐसी नीति अपनाती है कि जिसमें तरजीह दिया जाता है, ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है सिन्हाला एप्लीकेंट्स को, जो सिन्हाला बोलने वाले विद्यार्थी हैं उनको। कहाँ पे? तो यूनिवर्सिटी के पोजीशन में या गवर्नमेंट जॉब्स में। तीसरा क्या है कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। अब आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को इस प्रकार से लिखा गया है कि वो बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करता है, उसको बढ़ाने का काम करता है, उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, लेकिन बाकी को नहीं। तो ये देख रहे हैं भेदभाव वहाँ पर गवर्नमेंट खुद कर रही है। इथनिक कंपोजिशन के आधार पर जो मेजोरिटी है उनको तरजीह दे रही है, तो इसका कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। तो वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस मेजोरिटेरियन मेजर्स का। तो पहला चीज़ आप देखेंगे कि इट इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनिएशन अमॉन्ग द श्रीलंकन तमिल्स। जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो अपने आप को अलग थलग महसूस करना शुरू करते हैं। दूसरा चीज़ आप देखेंगे कि श्रीलंकन तमिल्स जो हैं पार्टीज लॉन्च करते हैं, अपना पॉलिटिकल पार्टीज या डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्च करते हैं, और वो स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं किस चीज़ के लिए? तो तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए, अपने रीजनल ऑटोनॉमी के लिए, मतलब स्थानीय स्वायत्तता के लिए, और इक्वल अपॉर्चुनिटी पाने के लिए, शिक्षा में, नौकरी में, इन सब जगह। कौन करता है ऐसा काम? तो श्रीलंकन तमिल्स करते हैं। अब आप क्या देखेंगे कि 1980s आते आते बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना दिए गए, और वे लोग इंडिपेंडेंट तमिल इलम स्टेट की डिमांड करते हैं, मतलब एक स्वतंत्र अपना देश मांगते हैं या राज्य मांगते हैं। कहाँ पे मांगते हैं? तो नॉर्दर्न साइड में श्रीलंका के, और श्रीलंका के ईस्टर्न पार्ट्स में, क्योंकि यहीं पर आप तमिल को ज़्यादा देखेंगे, तमिल संख्या ज़्यादा है यहाँ पे। अब ये द वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट शुड टर्न इनटू अ सिविल वार। अब देखेंगे धीरे धीरे जब गवर्नमेंट इनकी बात को अनसुना करती है तो ये कन्फ्लिक्ट जो है, ये जो विवाद है, जो वैचारिक है अभी, वो अब सिविल वार का शक्ल ले लेती है। अब सवाल उठता है कि सिविल वार क्या है? तो ये वायलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स, जो दो विरोधाभासी विचार वाले झुंडों के बीच में जो विवाद होता है किसी भी देश में, और यह विवाद इतना इंटेंस हो जाता है, इतना गहरा हो जाता है कि ये युद्ध की तरह लगता है। इसी को हम लोग सिविल वार बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिविल वार बोलते हैं। तो यहाँ तक आप देख लिए कि श्रीलंका के केस में ये जो सिचुएशन है वर्सेंड हो जाता है, ख़राब हो जाता है और घटिया हो जाता है। वहीं बेल्जियम जो है इसको अच्छे ढंग से हैंडल कर लेता है। तो पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, क्यों ज़रूरी है? तो पहला रीज़न देंगे आप कि प्रूडेंशियल रीज़न है। इट हेल्प्स करता है क्या चीज़ में? रिड्यूस करने में, जो भी कन्फ्लिक्ट होने का संभावना होता है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच। दूसरा रीज़न क्या दे दोगे? मोरल रीज़न। मोरल रीज़न क्या है? तो पावर शेयरिंग स्पिरिट है डेमोक्रेसी का, और इसमें डिसीजन मेकिंग में आप क्या करते हैं? बहुत सारे लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग जो है देश से जुड़ाव महसूस करते हैं। तीसरा चीज़ क्या है? लिट्टे के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि लिट्टे क्या है? LTTE, ये एक संगठन है, द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। ये बनाया गया था प्रभाकरन के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? प्रभाकरन के द्वारा। और ये क्या था? ये संगठन कैसा था? तो मिलिट्री सेपरेटिस्ट ग्रुप था। मिलिट्री सेपरेटिस्ट ग्रुप मतलब ये लड़ाई भी करता था, इसके पास हथियार था, अपना फाइटर प्लेन्स था। शुरुआती दौर में जो अंतर्राष्ट्रीय देश थे, बहुत सारे देश इसको सपोर्ट करते थे, लेकिन बाद में इसको टेररिस्ट ग्रुप भी घोषित करने में देर नहीं किए। और कब बना था? 1970s में बना था, और ये लड़ रहा था, एक सेपरेट कंट्री का डिमांड कर रहा था जहाँ पर केवल तमिल लोग हों। और दे कैरीड आउट ए लार्ज नंबर ऑफ अटैक्स, और बहुत सारा हमला भी करते हैं श्रीलंकन गवर्नमेंट पर, लेकिन ये ख़त्म हो जाता है 2009 में। तो यहाँ तक के कंडीशन को हम लोग देख लिए, श्रीलंका और बेल्जियम को हम अच्छे से समझ लिए, क्यों पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, ज़रूरी है ना, इसको समझ लिए। अब हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देखेंगे कि पावर शेयरिंग कितने तरीके से किया जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कि यह पहला टाइप है कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर का हो सकता है। मतलब जब पावर को डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, इसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। और इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को चेक एंड बैलेंसेस भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, VVIP है ये।
ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अब यहीं पर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि वाई हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज कॉल्ड चेक एंड बैलेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को चेक एंड बैलेंसेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सिस्टम में इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। आप देखते हैं कि एग्जीक्यूशन का काम किसका है? तो मिनिस्टर्स का है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का है, लेकिन ये मिनिस्टर्स, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स किसके प्रति जवाबदेह हैं? तो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के। तो पावर का बैलेंसिंग आप देख रहे हैं ना। आगे आप क्या देखेंगे कि ऑल दो जजेज आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, है ना। यद्यपि जज जो है वो किसके द्वारा बहाल किए जाते हैं? एग्जीक्यूटिव के द्वारा बहाल किए जाते हैं, लेकिन ये जो जजेज हैं वो फंक्शनिंग को चेक करते हैं। किसके फंक्शनिंग को? एग्जीक्यूटिव्स के फंक्शनिंग को। जो लेजिस्लेचर कानून बनाता है उस बनाने की प्रक्रिया को या कानून को भी जज करने का काम ये करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच में चेक और बैलेंस बना हुआ है, दोनों के बीच में चेक और बैलेंस बना हुआ है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को चेक एंड बैलेंसेस भी कहा जाता है। जो दूसरा फॉर्म देखेंगे, तरीका देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन का, वो है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसमें क्या कह रहा है कि पावर को शेयर किया जाता है डिफरेंट लेवल्स पर, गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स पे। अब डिफरेंट लेवल क्या है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट या रीजनल लेवल पर कहें। तो इस प्रकार से भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन आप देखने को मिलता है कि स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और लोकल गवर्नमेंट भी है। नेक्स्ट क्या है कि पावर शेयरिंग का तरीका हो सकता है कि पावर शेयरिंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच भी किया जा सकता है। अब ये सोशल ग्रुप जो स्थानीय संगठन है, ये किस प्रकार से, सामाजिक संगठन किस प्रकार से बने हो सकते हैं, किस आधार पर बने हो सकते हैं? तो धार्मिक आधार पर बने हो सकते हैं, भाषा के आधार पर बने हो सकते हैं। अब बेल्जियम में जो आप कम्युनिटी गवर्नमेंट देखते हैं, इसका बेहतरीन उदाहरण है। पावर शेयरिंग और किस तरीके से किया जा सकता है? तो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है वो आप पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स के बीच भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से भी कंट्रोल या इन्फ्लुएंस करने का तरीका है। तो पावर शेयरिंग इस तरीके से भी किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि प्रेशर ग्रुप्स का चर्चा है कि प्रेशर ग्रुप क्या होता है? तो प्रेशर ग्रुप और कुछ नहीं, संगठन है, एसोसिएशन है। किसका? तो लोगों का, आम लोगों का या संगठनों का एसोसिएशन है जो के प्रयास करते हैं गवर्नमेंट की नीतियों को प्रभावित करने का। किस तरीके से प्रभावित करते हैं? तो प्रोटेस्ट करके, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन करके करते हैं। मतलब अगर कोई पॉलिसी ख़राब है तो उसको क्लोज करने के लिए गवर्नमेंट पर दबाव बनाते हैं। कोई कहीं पर कोई पॉलिसी की ज़रूरत है तो वहाँ भी प्रदर्शन करके गवर्नमेंट को मोटिवेट करते हैं कि यहाँ पे पॉलिसी बनाना चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर था। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और हमारे इस डिस्कशन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या देखेंगे आप कि विच इज़ द थर्ड यूनिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रैक्टिस्ड इन बेल्जियम। थर्ड यूनिक फॉर्म गवर्नमेंट का क्या है जो बेल्जियम में प्रैक्टिस किया जाता है? विच टाइप ऑफ पावर डज द कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम इन्जॉय। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बेल्जियम का है वो किस टाइप के पावर को इन्जॉय करती है। थर्ड जो देखेंगे कि किस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को हम लोग चेक एंड बैलेंसेस कहते हैं। फोर्थ आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्या है। उसके बाद आप देखेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। मॉडर्न डेमोक्रेसी में डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर क्या शेयरिंग क्या क्या है। तो हम लोग ऑब्वियस सारा चीज़ हम लोग डिस्कस किए हैं अभी। पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग स्पिरिट है, आत्मा है डेमोक्रेसी का, ये भी चीज़ हम लोग देखे हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो आप देखते हैं जो पूछा गया है कि व्हेन श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट हाउ डिड द सिन्हाला कम्युनिटी सीक टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट एंड वाई व्हाट वेयर इट्स इफेक्ट। तो मैंने हम लोग देखे हैं कि किस प्रकार से सिन्हाला कम्युनिटी जो है डोमिनेंस, अपना प्रभुत्व, अपना सुपरमेसी स्थापित करती है श्रीलंका में, और गवर्नमेंट किस प्रकार से ये करने में मदद करती है, इसके क्या परिणाम निकलते हैं। तो ये सारे चीज़ हम लोगों को पूछा गया है और हम लोग पढ़े भी हैं अभी। तो ये था हमारा चैप्टर। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो। थैंक यू।